पारडी मीना को किसने बसाया था? ए भाई, ए सुनो, पारडी मीना को किसने बसाया था मालूम है तुम्हें? तो फिर तो जो मांगोगे मिलेगा आपको। आप जितने जना अलग से मिले, जितने जना मेरे को अलग थे, पारडी मीना में गया भी हूँ। और यहाँ पर हमारे बैरवा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी और सलाहकार चीफ मिनिस्टर आर्य जी, संगठन के अध्यक्ष भजनलाल लोधन साहब, अनिल कोटवाल जी, वीएल बैरवा जी, रामचंद्र जी वर्मा, सुश्री अवनी लेकरा, शूटिंग के अंदर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला उनको, पद्मश्री मिली, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रामनाथ बैरवा जी, महेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, पीजी आलिया जी, बीएल झालावर साहब, जेपी विमल जी, नवीन नागी जी, हनुमान प्रसाद जी, मदन गोपाल जी मेघवाल, अरे भूपेश जी, और तमाम हमारे काला साहब और तमाम अन्य गणमान्य भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज 131वीं जयंती डॉक्टर अम्बेडकर साहब की है। उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम रखा। मुझे खुशी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का अवसर मिलता है हम सबको, जिसने इस देश के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। जब गुलाम थे, आजाद हो गए, संविधान सभा बनी, और संविधान सभा के अंदर ऐसा व्यक्ति जो बचपन से पैदा हुए तब से परिवार में, स्कूल के अंदर संघर्ष करता रहा हो, उन लोगों के लिए जिनका आज हम दलित कहते हैं, उन गरीबों के लिए जिनकी कोई समय नहीं होती थी और छुआछूत और भेदभाव की भावना रहती थी। पढ़ाने में जुल्म समझा जाता था। उस जमाने में बड़ौदा के नरेश ने भेजा उनको विदेश के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ के आए। और महात्मा गांधी के ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, महाराज हो, बड़े बड़े नेता जो जमाने के, उन सब ने मिलकर के ऐसी क्या खासियत थी, बाबा साहब कोई संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेयरमैन बनाया गया उनको, और जो संविधान आज हम लोग जी रहे हैं संविधान से, उनको मालूम था कि देश जो है अनेकता में एकता वाला होता है। यहाँ दलित वर्ग भी है, पिछड़े भी हैं, ट्राइबल भी हैं, हर जातियों के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जो भी हैं। जातियाँ हजारों हैं यहाँ पर। दलित वर्ग में कितनी जातियाँ आपको मालूम है? वो जातियाँ हर जाति में हैं, हर पार्टी में हैं, बोलिए हजारों हैं, और भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा हुआ है हमें समझ में आती नहीं है आपस के अंदर। तो अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग धर्म हो, ऐसे मुल्क के संविधान बनाना भी बहुत कठिन होता है, जिससे कि आने वाला भविष्य जो है देश का वो सुरक्षित रहे, देश एक रहे, अखंड रहे, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कमजोर नहीं हो, ये उनका सपना था। रशिया हमारा मुल्क था, बहुत अपना दोस्त था वो, अमेरिका के मुकाबले। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए
बांग्लादेश बनाया, उस वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका का तो 7वां बेड़ा रवाना हो गया था हमारे खिलाफ के अंदर समुद्र। वो रशिया के एक मुल्क था, वो 16 टुकड़े हो गए और वो 16 मुल्क है अलग अलग। और जो लड़ाई चल रही यूक्रेन में, वो भी पहले रशिया के हिस्सा था। आप कल्पना कीजिए 16 टुकड़े हो गए मुल्क के। और हमारे यहाँ पे इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं, इतने वर्ग है, इतने धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक अखंड है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की खासियत। लोग समझते नहीं हैं, लोग एक्सप्लेन करना जानते नहीं हैं और हम समझने की कोशिश नहीं करते। हमारी भी गलती है, हम गहरे में नहीं जाते। और मान लो मैंने मेरी नारी को बनाया चीफ सेक्रेटरी, 70 साल में पहला शेड्यूल कास्ट का आदमी चीफ सेक्रेटरी बना। यहाँ फिर जातियां आता है कि मैं ढोली हूँ, मैं मेघवाल हूँ, मैं खटीक हूँ, मैं गलाई हूँ, क्या? जब तक ये भावना खत्म नहीं होगी तब तक हम ताकतवर नहीं बन सकते। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा कि ये अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग बात करेंगे, वो फिर काम चल नहीं सकता। हम समझना पड़ेगा कि सरकार का इतना बड़ा निर्णय है, 10 अधिकारियों को डका करके चीफ सेक्रेटरी बनाओ शेड्यूल कास्ट का। ये इतिहास में तुम हुआ क्या? 10 अधिकारी जो सीनियर थे, उनकी बजाय 10वें नंबर पे थे, 11वें नंबर पे थे, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इतना बड़ा निर्णय क्या हो सकता है? आज 9 मंत्री SC/ST के राजस्थान के अंदर तो मंत्री नहीं है, मंत्री तो बने अलग बात है। अब कल्पना करो, आजादी के बाद में कभी ऐसा माहौल बना क्या, बलीलाल यादव PWD मंत्री, आर्थिक क्षेत्र के मंत्रियों को क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं आपको मारेंगे। आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो, बता दीजिए PWD मंत्री किसे कहते हैं? ममता भूपेश महिला बाल विकास और साथ में प्लानिंग मिनिस्टर भी है। चित्तरंजन जोशी सामरिक न्याय अधिकारिता विभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गोविंद मेघवाल आपदा प्रबंधन प्रसारी सुधार सांख्यिकी नीति आयोजना विभाग का मंत्री है। और ट्राइब के अंदर प्रसाद मीणा चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। आप बताइए, हेल्थ मिनिस्टर बना है ट्राइब का आदमी पहली बार। और साथ में वो एक्साइज का मंत्री भी है। मंत्री जी सिंह मालवीय, ये हमारे सिंचाई मंत्री ही बने हैं। महेंद्र सिंह मालवीय ट्राइबल के बांसवाड़ा के। रमेश मीणा पंचायत राज व ग्रामीण विकास मंत्री बना। आप सोच सकते कितना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, जो दिल्ली में CP जोशी के पास था। गुरेलाल मीणा कृषि विपणन मंत्री बने हैं। और साथ में इंडिपेंडेंट चार्ज है स्टेट का, और साथ में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के भी राज्य मंत्री हैं। अर्जुन बामनिया TAD के PhD के राज्य मंत्री है, ग्राउंड वाटर का। कहने का मतलब यह है कि ये जो बदलाव आ रहा राजस्थान में, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस प्रकार हम इस बदलाव का फायदा उठाएं। मैं क्यों कहना चाहता हूँ आपको, अगर बदलाव का असर आपको नहीं होगा तो आप में ललक पैदा नहीं होगी फायदा उठाने की। जब तक भूख पैदा नहीं होती, जब अच्छी भूख नहीं लगती है, तो आप क्या खाना खाओ? भूख पैदा करनी पड़ेगी आपको। मेरा बजट है, अगर आप बजट के लाइन पढ़ लो 10 बार, वो तमाम बजट एक प्रकार से गरीब को समर्पित है, गरीब को समर्पित, अंतिम व्यक्ति को समर्पित है। उसमें ज्यादा फायदा किसको होगा? अपना पे कोई गरीब आदमी मान जनरल कास्ट का, उसको होगा मान लीजिए, BPL को होगा, पर सब ज्यादा फायदा किसको होगा? ज्यादा गरीब है, वो SC का है, ST का है, OBC का है। हमने बनाया उद्यमी योजना बनाई, एक एक्ट पास किया है SC के लिए, जितने बजट होगा उसको खर्च करना पड़ेगा सरकार को। एक कानून बन गया, अभी असेंबली के अंदर पास हो गया। जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कि क्या क्या फायदे हैं। हमने यहाँ तक कह दिया उद्यमी योजना जो है, उद्योग लगाए SC का व्यक्ति हो, क्या लगाएगा उसको समझ नहीं, क्योंकि आज तक उद्यमी बन नहीं पाए हमारे लोग। कितने इंडस्ट्रीज बने बताओ, कितने उद्योगपति अपने गिन लो। अभी वो आए थे पैसे मिलने के लिए स्टेज पर, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं, मीटिंग में आते रहते हैं। हमने उनके लिए स्पेशल पैकेज दे दिया है SC के लोगों के लिए। इंडस्ट्री लगाएगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। तो साथ में बड़ा काम किया वो है,
रिको जो है, रिको जो इंडस्ट्री लगाना चाहेगा उसको नहीं मालूम कैसे लगती इंडस्ट्री, कैसे जमीन लेते हैं, कैसे मशीन आती है, क्या प्रोडक्शन होगा, कौन सी इंडस्ट्री में चालू करूं। तो रिको की पार्टनरशिप होगी 25% की जो चाहेगा रिको की पार्टनरशिप होगी, उससे अंदाज करते हैं कि तमाम तरह गाइडेंस को रिको का अधिकारी खुद दलित को पार्टनर मालिक बन गए। 75% तो रहेगा हमारा दलित व्यक्ति खुद भी बनेगा और 25% पार्टनर रहेगा रिको रहेगी खुद रहेगा। ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहली बार प्रयोग हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आप में ये गलत पैदा हो हम आगे कैसे बढ़े। बिना शिक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ सकती। जमाना जो है वो है अभी 21st सेंचुरी का, जो राजीव गांधी का करते गई जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। सारी जानकारी छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, सबके जेब में मोबाइल से चलाना जानते हैं। कोई जानकारी हिंदुस्तान में भी, दुनिया की ले लीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में कैसी भी जानकारी इसके अंदर, कोई मुल्क के बारे में सब कुछ बता देगा आपको मोबाइल। ये मोबाइल मालूम है आपको, बहुत से बहुत कम बैठी हुई यहाँ पर 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 जो चिरंजीवी योजना में महिलाएं आई है, उन सबको मैं स्मार्ट मोबाइल फोन देने जा रहा हूँ बहुत जल्दी ही। अब महिलाओं को ताली भरी दिखती है मुझे, महिलाएं ताली भरी देखी मैंने बहुत। आपको मोबाइल फोन मिलेगा सबको। और चिरंजीवी योजना का जिक्र किया गया, मैं कहना चाहूंगा कि कई गरीब ऐसे हैं जिनको आज मैंने मालूम, तो आप बताओ अगर फायदा उसको मिलना है 5 लाख की बजाय 10 लाख का अभी बीमा हो गया। बीमा मतलब इसका कैशलेस इलाज है। अभी मैं आया हूँ पीसीसी से, एक व्यक्ति मुझे मिला बाहर गेट पे, कह रहा मैं मेरे बाप ने कमाल कर दिया, बहुत शानदार योजना लेके आए हो। मेरे गांव के एक आदमी है, सीके बिरला हॉस्पिटल में उसका बाईपास हुआ है और तब सिर्फ 137 रुपये जो टैक्सी मिलेंगे वही हमारे खर्च 1 रुपये खर्च। मैंने अभी कहा बिरला हॉस्पिटल में मेरी अभी अमेरिकन मीटिंग में मैंने कहा भाई मेरा भी 2 बार मेरे कोरोना हो गया, 2 बार। कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आती है हर व्यक्ति को, किसी हार्ट की, किसी किडनी की, किसी कोई अस्थमा हो जाता है, बीमारी होती है, तो थकावट आने लग जाती है। तो मेरे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को प्रॉब्लम थी नहीं, कोरोना गन हो गई तो मेरे भी स्टेंट लगे हैं। आप बताओ मुझे 2-2.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मेरा 1 रुपया नहीं लगा चिरंजीवी योजना। आप कल्पना कर लीजिए, जिसके घर में पीड़ा होती है उसको मालूम है, वरना तो कोई योजना होगी है, कोई चिरंजीवी योजना होगी, जब खुद के काम आते तो मालूम पड़ता है। राजस्थान पूरे देश में शिरमोर बन चुका है। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, कर भी थी मैंने, कि आपको चाहिए, जमाना बदल गया, गरीब आदमी आज ही बहुत ज्यादा है देश के अंदर और दलित वर्ग तो है ही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। आपको चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजस्थान सरकार कर रही है सबके लिए बीमा, ये कैशलेस बीमा है, ये अंदर जब अस्पताल में बाहर निकलो कोई पैसा नहीं लगता, वो बीमा है ये। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना रहा हूँ, जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवाएं हो, चाहे वो एकल नारी हो, चाहे निसज्जन हो, उन सबको, मजदूर हो बुढ़ापे के अंदर, उन सबको घर बैठे हुए उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में होती है, वह कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, खाने पीने के इंतजाम सरकार करेगी, ये कानून है। जमाना आ गया कि आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। और हमने जो ये किया है, क्यों किया है? आदमी हमें घर भेज देता है, गहना भेज देता है, इलाज करना। मालूम है मेरे माँ बाप या जो बीमार है वो बचने वाले नहीं, कैंसर हो गया है। तभी अपने संस्कार इतने अच्छे हैं देश के, तो माँ बाप के लिए तो क्या बोले 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्जा लेना पड़े, मकान भेज जाए, गहने भेजे, तो मैं मेरी सेवा पूरी करूँगा, बचाने की कोशिश करूँगा। बचता नहीं, मालूम है नहीं बचेगा, डॉक्टर कह चुका है।
तभी हम पैसा खर्च करते हैं। अब आप बताइए जो स्कीम हमने लागू की है, अब उसका आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर, जिसमें अब आपका पहले 900 दवाएं फ्री थी, कुछ दवाएं मंगा लेते थे कभी कभी, ऑपरेशन के वक्त में कुछ सामान मंगा लेते थे। अब हमने कह दिया कोई भी व्यक्ति आए अस्पताल के अंदर जाए, बाहर निकले, कोई ऑपरेशन हो, सब फ्री इलाज होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा उसको। और आपको मालूम है किडनी ट्रांसप्लांट होती कई बार, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, उसके अंदर 15-20 लाख रुपए खर्चा है। 15-20 लाख कहाँ से लाए? अभी मैंने 5 दिन पहले ही और जोड़ दिया चिरंजीवी योजना के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या आजकल एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट तो अगर एक्सीडेंट में टाइमली अस्पताल जाता आदमी तो उसके जो ऑर्गन होते हैं, किडनी भी, आंख भी, लीवर भी, सब काम आ जाते हैं, हार्ट भी काम आ जाता है। और यहाँ से भेजना पड़ता है, जहाँ जरूरत है वहाँ भेजना पड़ता है, या हमारे यहाँ आता बाहर से ये काम, ये एम्बुलेंस आता है। हमने कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए 15 लाख खर्च हो या 20 लाख खर्च हो, पूरा पैसा सरकार देगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि सरकार ने सब कर दिया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके जो यहाँ आए हो संस्थान में, संस्थान का इतिहास बहुत शानदार बताया गया, मुझे मालूम है, मैं भी पहले 2-3 बार आ चुका हूँ, पहले टाइम में आ चुका हूँ, बाद में आपने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। आपने दोष दे रहे हो तो आपका आना चाहिए, मैं तो हमेशा आऊंगा। मैं आ चुका हूँ, जो मूर्ति लगने की करके आ चुका हूँ, पहले ही आ चुका हूँ, बाद में बुलाना बंद कर दिया, मैं जाना बंद कर दिया। तो ये तो देखो, ये तो व्यवहार की बात है, बिना बुलाए कैसे जा सकते हैं आप? तो कहने का मतलब ये संस्था को मैं जानता हूँ, आज से 30 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था, तब से जानता हूँ, क्योंकि पहले भी आया हूँ, कभी याद नहीं मुझे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चित रहो, संस्था के लिए भी ममता भूपेश मांग कर रही थी, मैं इतने कह सकता हूँ जो जो मांग उन्होंने करी है, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी और छात्रावास, जो भी आप प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट है नहीं, तो ये CSP है हमारे महोदय, आप वो रास्ता निकाल दो, अपन को मदद करवा देंगे और ये बनवा के छोड़ेंगे, आप निश्चिंत हो। हमने तो चलो कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा मुख्य सचिव की सेक्रेटरी वगैरह आपके ये रमेश काला साहब अभी सम्मानित हो रहे थे, और कई लोग आपने अभी सम्मानित करवाया। नॉन आरएस के आपके बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, लड़ी में लड़ रहा हूँ, बन वो रहे हैं। 17 साल तक RAS वालों का भी मुकदमेबाजी हो रही थी, 17 साल तक मैंने उसको ठीक करवाया, और 17 साल के बाद में के रिटायर हो गए तो ही IAS बन के बेचारे बाद में, कोई कमी नहीं रखी। अभी बेड़ा साहब बने नए। तो कहने का मतलब ये घनश्याम मना, ये डॉक्टर, लोग देखते होंगे कि ममता भूपेश का पति इसलिए बन गया, ये गलत से नहीं होनी चाहिए ममता भूपेश को, लोकसभा के मंत्री है तो बनवा दिया, हमारी आलोचना होती है। और घर में बात यह है, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। इसका इंटरव्यू शानदार हुआ था UPSC का, इसी बना, और गवाह है सुनो, गवाह है तो ये हारी नहीं बैठे हुए, ये गए थे इंटरव्यू के अंदर, लगता है कि परसेंट हो जाता भाई, ये तो वही हो गया, मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, फलाना का भतीजा है, ऐसा नहीं, को भी योग्यता भी काम आती है। तो घनश्याम को मैं बधाई देना चाहूंगा, तुम ममता के बर्थडे में था जो ममता ने बना देते रहते, ये फिर हमेशा तेरे को आगे रहेगी कि मैंने तेरे को बनाया है, IAS बना दिया। वैसे ममता भूपेश में गढ़ है राजनीति करने के, तो मानना पड़ेगा, बोलती भी है, करती भी है, राजनीति जानती भी है। ये
प्रमोशन आरक्षण, अब आप बताइए, आज कंट्री में कहीं नहीं है प्रमोशन आरक्षण। यहाँ मेरे खिलाफ में मिशन 72 बन गया था, याद करो, याद है। और जज साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, वो कहते थे दुनिया के कोई वकील आ जाए तभी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये मैं खत्म करके रहूंगा आरक्षण, प्रमोशन आरक्षण। ये कहा था, मालूम आपको, बड़ी बहुत भयंकर चली थी यहाँ पर। मैंने पूरा स्टैंड लिया कि नहीं, प्रमोशन आरक्षण बना के रहेंगे। रामविलास पासवान के वक्त में कानून बना था वहां पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कानून को और शर्तें लगा दी। वो लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी गई हमारे द्वारा, कई महीनों तक चलती रही। आखिर में जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई बन गए बाद में कबीर, उनके वक्त हम जीत गए। आज आपके यूपी में तो अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया आरक्षण, जो प्रमोशन में हमने लागू करने दिखा दिया। हिंदुस्तान में एक राज्य राजस्थान ही है जहां पर आरक्षण प्रमोशन में है। ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए, उसके बाद चुनाव आए, आपने हमें साफ कर दिया, वो चला गया 72 चला गया, और वो पता नहीं कहां चला गया, आरक्षण कहां चला गया। शेड्यूल कास्ट के लोग जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता, सरकार का दिमाग में रखा, आपकी ताकत कम नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। देख लीजिए आप बताइए, इतना बड़ा काम हमने किया, लड़ी 72 वालों से। 72 में जनरल कास्ट भी थी, ओबीसी भी थी, सब लोग थे। वो भी चले गए कहीं और आप भी नहीं चले गए, हम तो 21 पे रह गए, सरकार बदल गई हमारी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, बिल्कुल ठीक लिखा हमने, जहाँ कलम चलेगी बड़ा होगा तो जरूर करूंगा, या आप निश्चिंत रहो, मेरी कलम मेरा चलती है, आप नहीं मांगो तो ही भला होगा। अब पूरे कर्मचारियों पूछो तुमने ओपीएस मांगा क्या, राजस्थान के कर्मचारी पूछो, आपने किसी ने कहा कि अब ओल्ड एज पेंशन लागू करो? एक आदमी ने मांग नहीं करी कि हमें ओल्ड एज पेंशन लागू करो। हम इनसिक्योर है, 35 साल बाद में पता नहीं कितनी पेंशन मिलेगी हमें, क्योंकि पैसा जमा हो रहा था, वो हो रहा था शेयर मार्केट के अंदर। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, यूक्रेन युद्ध हो गया तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेचारा 35 साल तक सरकारी सेवा भी करे, हम चाहते हैं सुशासन दे वो, और टेंशन उनके दिमाग में रहे कि पता नहीं मेरा 35 साल बुढ़ापे के अंदर कितनी पेंशन मिलेगी। इससे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये मान्य दृष्टिकोण था मेरा, किसी ने मांगी नहीं। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में ये फैसला वेलकम करे लोग। केंद्र सरकार दबाव में है, मोदी जी खुद दबाव के अंदर है, दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। और मैंने एक झटके के अंदर बिना मांगे हुए मैंने ओपीएस लागू कर दिया राजस्थान के अंदर, और मान्य दृष्टिकोण से किया। इससे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं होती है, दुर्भाग्य है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के आज जयंती मना रहे हैं, तो इस मौके पर गोली उतारने की घटनाएं या छुआछूत, इससे बड़ा क्या शर्मनाक बात हो सकती है किसी के लिए कि मानव पैदा होता तो एक सा होता है, ईश्वर ने सबको एक बनाया। हम सब हिंदू है, हिंदू हम नहीं है क्या? गांधी जी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तब भी राजनीति चलती धर्म के नाम पे चलती है, जाति के नाम पे चलती है। शेड्यूल कास्ट का आज मीटिंग होती, गाँव में अलग बैठाया जाता है। क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता आपको मालूम, मुझसे ज्यादा मालूम आपको है। तो इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षा और अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत होगी, वहां छुआछूत वगैरह सब खत्म हो जाएगी। कोई मंत्री बनता केंद्र में, राज्य में, उसके साथ कोई छुआछूत होती है क्या? बताइए। ये जुल्म है, मतलब जुल्म है, और ये खून खोने वाली बात है कि आज छुआछूत किसे कहते हैं? मानव के बीच में ये जो स्थिति है, इसको हमें समझना पड़ेगा।
देखना पड़े क्या करना। इस पर कोर्ट की बात करी है चेयरमैन साहब ने, वजीरा जी ने, ये तो सब कर देंगे। जो आप चुनाव देंगे उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे, हम निश्चित। मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप जो आपने सुझाव दिए हैं वो मैं इसको दिखाता हूँ, और उसी रूप में हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं बाबा साहब की भावनाओं के अनुरूप वो काम हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ, आप सब लोग उपस्थित हुए यहाँ पर। और जो मैंने कहा आपको कि ऐसी स्कीम लाए हम लोग, कृपा करके उनको आप लोग स्टडी करें, और हमारे जिन साथियों को मालूम नहीं है उनको जानकारी दें, जिससे कि हम सब मिल करके उन योजना को लागू कर सकें। यही बात करता हुआ मैं आपका साई जी के अध्यक्ष जी का, तमाम इनके महेंद्र रोलन साहब का, अनिल कोटवा जी का, महेंद्र सिंह जी, तमाम जो साथी बैठे हुए हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आने का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अगली बार जो है 5 साल लोग मिलकर के कमेटी बना लें। कमेटी बना के चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे आर्य जी हैं, इनसे संपर्क कर लें। जब चाहोगे मैं आपसे मिलूंगा, सब सुने सुनेंगे आपकी, और उनको हल करेंगे आप निश्चिंत। ये बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अरे बाबूजी हट जाओ, बाबूजी हट जाओ। हम सबके लिए वो सब किया जो उन्होंने मांगा है। और